Good morning, children. That time we will study second chapter of geography, that is land and soil resources. And we have studied about soil profile. So today we are going to start new topic, that is soil formation. So there are six major factors that determine soil formation. First one is nature and the of the parent rock. So parent rock के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था. The original rock from which the soil is formed is called the parent rock. वो ओरिजिनल रॉक जिससे सॉइल फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक कहते हैं. The basic material of the soil and the minerals present in it will depend upon the type of parent rock. तो जो भी बेसिक मटेरियल्स है सॉइल में या मिनरल्स जो भी है सॉइल में वो उस पेरेंट रॉक पर डिपेंड करती है. एग्जांपल के लिए जो क्लेई सॉइल है वो the clay soil is derived from shale, okay, which is a type of rock. जो clay soil है वो shale से derive होती है जो कि एक तरह का rock होता है. और जो sandy soil है, sandy soil comes from weathering of sandstone. sandstone के weathering से क्या बनता है? sandy soil बनती है. And our next is climatic condition. So, the climatic condition, particularly temperature and precipitation, affect soil formation. So, ये जो climatic condition है, खास तौर से temperature और precipitation मतलब rainfall होता है, वो भी soil formation को affect करते हैं, ठीक है? Greater variation of temperature and more moisture in air increase the rate of weathering. तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है टेम्परेचर में और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है एयर में ये वेदरिंग के प्रोसेस को उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, देयर बाय एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सो नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. द टोपोग्राफी और स्लोप ऑफ द लैंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो टोपोग्राफी होती है या लैंड का जो स्लोप है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो भी इम्पॉर्टेंट है. On a steep slope the weathered rock particles cannot get deposited. जो जनरल स्लोप है उस पे जो वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट भी हो सकते हैं बट स्टीप स्लोप पे वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं. दे स्लाइड डाउन द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाते हैं. ऑन जेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड. और जेंटल स्लोप और फ्लैट लैंड्स पे क्या होता है? सॉइल गेट्स एक्यूमुलेटेड इजीली. सॉइल जो है इजीली एक्यूमुलेट हो जाती है. Next factor is humus. Humus or the dead remains of plants and animals provide organic matter to the soil and add to its fertility. तो जो ह्यूमस होता है या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या करते हैं? ये इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. ये सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी ऐड करते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम. तो टाइम जो है ये बहुत ही बिग फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इट गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल. ओके, द लेयर ऑफ ओल्डर सॉइल्स विल बी डीपर देन द न्यूली फॉर्म्ड वंस. जो ओल्डर सॉइल की लेयर्स हैं वो डीपर होगी न्यूली फॉर्म्ड सॉइल के कंपैरिजन में बिकॉज दे हैव टेकन ए लॉन्ग टाइम इन देयर फॉर्मेशन. क्योंकि उनके फॉर्मेशन में काफ़ी लंबा टाइम लगा है. एंड नेक्स्ट फैक्टर इज एजेंट्स ऑफ इरोजन. So the various agents of erosion such as running water and wind. रनिंग वाटर और विंड क्या है? ये अलग अलग एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं बाय डिपॉजिटिंग द मटेरियल्स कैरिड बाय देम. ये जो रनिंग वाटर हैं या विंड हैं जो भी इरोडेड मटेरियल कैरी करते हैं उसको जहाँ भी डिपॉजिट करते हैं तो इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन में वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे रिवर प्लेन्स है, दे आर कवर्ड विथ फर्टाइल एलुवियल सॉइल. जो रिवर प्लेन्स हैं वो किससे कवर्ड होती हैं? फर्टाइल एलुवियल सॉइल से कवर्ड होती हैं, ठीक है, और उसको यही एजेंट्स ऑफ इरोजन लाते हैं और डिपॉजिट करते हैं. लेस ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड बाय विंड्स. लेस क्या है? ये एक टाइप ऑफ सॉइल है जिसको विंड्स इरोड करके लाती हैं और डिपॉजिट करती हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल. सो सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कलर एंड टेक्सचर. सॉइल्स को हम कलर और टेक्सचर के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर आर ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड ग्रे सॉइल्स. तो कलर के हिसाब से सॉइल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ब्लैक, रेड,
ब्राउन और ग्रे सॉइल्स में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर सॉइल्स आर सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स। तो सैंडी सॉइल्स क्या करते हैं, इसमें 60% सैंड होता है, while clay soils contain more than 60% of clay। और clay soil में क्या होता है, 60% से ज़्यादा clay होता है। loamy soil has a balanced proportion of sand and clay। और loamy soil में क्या होता है, इसमें एक बैलेंस प्रोपोर्शन होता है सैंड और क्ले का, together with humus also। It is the best soil for the cultivation of crops। तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए ये क्या होती है, ये बेस्ट सॉइल होती है। The fertility of soil depends mainly on the presence of minerals in them। किसी भी soil की जो fertility होती है वो इस पर depend करती है कि उसमें कौन कौन से minerals present होते हैं। Important minerals found in soil are, जो वो important minerals जो soil में present होते हैं वो हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स, phosphorus, calcium, magnesium, iron and sulfur। wherever there is any deficiency, और कहीं भी soil में अगर कोई deficiency होती है किसी mineral की, तो farmers क्या करते हैं, वो particular fertilizer composition को select करते हैं, उसको soil में add करके उस कमी को पूरा कर लेते हैं। Now which are the most productive soil in the world? So alluvial soils are the most productive soil in the world। Where are they found? They are found in many parts of India along with many other Asian countries। So आप फिगर 144 में देख सकते हैं, इसमें इंडिया का मैप है जिसमें एलुवियल सॉइल्स ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इन द northern plains, okay, and in some parts of Rajasthan, Gujarat, in Assam, and coastal areas of Bay of Bengal। So let us start our next topic, that is soil erosion। So soil erosion is not a new topic for you। So soil erosion refers to the removal of topsoil by running water and wind। soil erosion क्या है, ये टॉप soil जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है उसका रिमूवल बाय रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से, या विंड, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। इट कॉजेज मैक्सिमम लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी का मैक्सिमम लॉस होता है, क्योंकि यही वो प्रोडक्टिव पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस इज सो बिकॉज ऑल द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। ये इसलिए होता है क्योंकि जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये टॉप सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। सॉइल कैन बी इरोडेड इन मेनी वेज। सॉइल जो है कई तरीके से इरोड होती है। द टू मोस्ट कॉमन वेज आर, और जिसमें से दो मोस्ट कॉमन वेज है, सीट इरोजन और गली इरोजन। So first we will study about sheet erosion। Sometimes during heavy rainfall the volume of runoff is very high। कभी कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो रेनफॉल का वॉल्यूम रन ऑफ है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जो टॉप सॉइल है, इट इफ द टॉप सॉइल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय सफिशिएंट प्लांट कवर। कभी कभी जब टॉप सॉइल पे सफिशिएंट प्लांट कवर नहीं है, शॉप्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो क्या होता है, the topsoil is washed away by the force of surface runoff। तो surface runoff के force से topsoil wash away हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, sheet erosion कहते हैं। And next one is gully erosion। When rain falls heavily over an uneven terrain। जब भी रेन वाटर जो है किसी भी अनइवन ऊंचे नीचे टेरेन पे फॉल होता है, तो द सरफेस द रन ऑफ स्कूप्स आउट नैरो एंड डीप ग्रोव्स। तो क्या होता है, उससे मतलब गहरा गड्ढा हो जाता है, ठीक है, मतलब डीपर। तो ये क्या हो जाता है, गुली इरोजन। विथ टाइम दिस ग्रुप्स एंड गुलीज ग्रो इन साइज एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। और समय के साथ ये जो ग्रुप्स और गुलीज हैं ये इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये लार्जर एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज नोन एज गुली इरोजन। इसी को हम गुली इरोजन कहते हैं। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेवराइंस एंड बैडलैंड्स। और इससे क्या फॉर्म होता है, रेवराइंस और बैडलैंड्स। द चंबल वैली इन एमपी, जो एमपी में चंबल वैली है, ये इसी गुली इरोजन का गुड एग्जांपल है। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। जो सॉइल इरोजन है ये फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर दोनों से होता है। सो द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड स्लोप ऑफ द लैंड। और फिजिकल फैक्टर्स क्या इंक्लूड करते हैं, स्लोप ऑफ द लैंड, जैसे माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ स्लोप है ना, तो उसमें जो है सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है।
प्लेन एरियाज में सॉइल इरोजन थोड़ा सा कम होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, हैवी रेन है या क्या है, तो हैवी रेनफॉल में ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द विंड, ऐसे विंड भी एजेंट ऑफ इरोजन है, तो विंड की वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इरोजन ज़्यादा होगा। नाउ ह्यूमन फैक्टर्स, द ह्यूमन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन आर, वो ह्यूमन फैक्टर्स जो सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम जब ट्रीज को कट डाउन करते हैं तो ट्रीज की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करती हैं। प्लांट्स की रूट्स सॉइल को होल्ड करती हैं, वो होल्ड करने वाला कोई नहीं रहता है तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ये फर्स्ट ह्यूमन फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ओ ग्रेजिंग ठीक है, ओवर ग्रेजिंग नहीं ठीक है। ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट वन इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देन ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन से भी क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो वाटर से के साथ बह जाते हैं, मतलब डिजॉल्व होके। एंड अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, दूसरा है अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड से भी सॉइल इरोजन होता है। अब देखिए पेज नंबर 145 में एक टेबल दिया हुआ जिसमें सॉइल टाइप्स है, फॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रीजन्स हैं और क्रॉप ग्रोन है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट। एलुवियल सॉइल सैंड और सिल्ट के डिपोजिशन से होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें सैंड सिल्ट क्ले है, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है और डेल्टा इन साउथ इंडिया, ठीक है, डेल्टा एरिया में और साउथ इंडिया में। इसमें क्या ग्रो होते हैं, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस और शुगर केन्स ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लैक, जिसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये वोल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग से होती है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बसाल्ट एंड क्ले इसमें होते हैं और इट होल्ड्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को यानी वाटर को काफी देर तक होल्ड कर सकती है। क्योंकि ये ब्लैक सॉइल है तो ये डेक्कन प्लेटू रीजन में पाई जाती है, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में। इसमें कॉटन और शुगर केन ग्रो होते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड सॉइल। रेड soil is formed by weathering of igneous rocks. Okay, then इसमें क्या है, हाई आयरन कंटेंट, इस रेड कलर इस आयरन कंटेंट से ही है। एंड इट कैन होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती। ये कहाँ पाई जाती है, इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश। और इसमें क्या ग्रो होते हैं, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटराइट सॉइल। सो लेटराइट सॉइल कैसे फॉर्म होती है, बाय लीचिंग प्रोसेस दैट रिमूव्स ह्यूमस। लेटराइट सॉइल लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होती है जिसमें ह्यूमस जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, जब रेनफॉल होता है तो जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट हैं सॉइल में वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर के साथ बह जाते हैं। तो ये सॉइल और इस ऐसे ही ह्यूमस भी इसका ये हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस से इसके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और ह्यूमस हैं वो तो डिसॉल्व होके क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं होने की वजह से ये फर्टाइल नहीं होती है। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। इसमें क्या ग्रो होते हैं, पैस्चर्स और श्रब्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माउंटेन सॉइल। ये कैसे बनती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से माउंटेन सॉइल्स बनती है, ठीक है। दीज आर फर्टाइल एंड रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से बनती है तो ये इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और ये फर्टाइल भी होती है। ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है और घाट्स एरिया में। इसमें क्या ग्रो होता है, फ्रूट्स, टी, कॉफी और स्पाइसेस। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट सॉइल। सो डेजर्ट सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड इन एरिड रीजन्स, ठीक है, सैंड के डिपोजिशन से ये फॉर्म होती है। सो दिस सॉइल इज कोर्स, सैंडी, सेलाइन एंड नॉट फर्टाइल, ठीक है। ये फर्टाइल नहीं होती है, सैंडी होती है, सेलाइन नमकीन होती है, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख एरिया। एंड दिस और इस सॉइल में क्या ग्रो होता है, बाजरा एंड जवार, क्योंकि ये वो क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, तो यही क्रॉप्स इस सॉइल में ग्रो हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन।
So this topic is also not new for you. So the protection of soil from the harmful effects of erosion. Soil का जो हम protect करते हैं, इसका जो protection है from harmful effects of soil erosion is called soil conservation. The methods used for conservation of soil are chosen according to the local environment. कंजर्वेशन के जो भी मेथड्स हम चूज करते हैं वो लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है. दीज आर सम ऑफ देम. फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व सॉइल. सॉइल को कंजर्व करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? सॉइल एफोरेस्टेशन है. जो रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, इट शुड बी स्टॉप्ड. इसको स्टॉप करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज लगाना चाहिए, श्रब्स लगाना चाहिए, ग्रासेस लगाना चाहिए. ठीक है. इन ड्राई एरियाज वेयर विंड इरोजन इज कॉमन. वो ड्राई एरियाज जहाँ पे विंड इरोजन कॉमन है वहाँ हमको रॉज ऑफ ट्रीज लगाना चाहिए, श्रब्स लगाना चाहिए. ठीक है. टू चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड, जिससे विंड की वेलोसिटी चेक हो सके. जिसे हम क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग. So overgrazing by cattle, sheep and goats should be stopped. It should be controlled as the land become exposed to rain and wind. क्योंकि overgrazing से क्या होता है? जो land है वो rain और wind में expose हो जाता है. ठीक है. और crops animals के लिए, cattle के लिए fodder हमें grow करना चाहिए crop की तरह से. Next one is terrace farming. Terrace farming is very effective in conserving soil in mountainous area. Mountainous area में soil को conserve करने में ये जो टेरेस फार्मिंग है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. द हिल स्लॉप्स आर कट इनटू टेरेसेस. हिल स्लॉप्स को हम टेरेसेस में कट कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट द स्पीड एट विच द रेन वाटर फॉल्स डाउन इज रिड्यूस्ड. तो जिस स्पीड से रेन वाटर नीचे फ्लो हो रहा है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. एंड हियर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस टेरेस. और इस टेरेस पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लाउइंग. It is another method of plowing fields along the natural rather than up and down the slopes. This checks the flow of water. ये भी water के flow को check करते हैं. Next is strip cropping. Strip cropping क्या है? ये method है of growing different crops. इसमें different crops को हम grow करते हैं alternate strips पे. ठीक है. Usually along the natural contours of the land. ये जो contour lines है, it create a water break which reduces the formation of rills and gullies during the time of heavy rainfall. और इसमें क्या होता है? the water break also allows, जब water नीचे आता है तो ये जो strips बनी रहती हैं इसमें क्या होता है? वाटर स्विफ्टली नीचे नहीं फ्लो हो पाता है, तो वाटर को टाइम मिल जाता है कि वो सॉइल के अंदर जा सके, पेनिट्रेट हो सके. नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन. So crop rotation is a system of cultivating different crops on the same land in each year. अलग अलग ईयर में अलग अलग क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी एक क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है. तो हम सेम क्रॉप अगर हर साल ग्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी लैंड में. तो हमें अल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए. Bundling the fields along the river reduces soil erosion also during flood times. Next one is construction of dams. तो हमें डैम्स भी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. It will prevent floods by controlling the flow of water. ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके क्या करेंगे? फ्लड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. So figure is given on page number 146. And what is happening in the picture? How will it affect us? On what way can we stop some of the harmful effects of this activity? So you will do it by yourself. That's all for today. Thank you.